आ गए। तो ये अंग्रेज आने के बाद वो व्यापार के लिए आए थे इस देश में, क्योंकि यूरोप में उनके यहाँ उत्पादन ज़्यादा होता था। बाप का आविष्कार होने के बाद मशीनी युग आ गया था, औद्योगिक क्रांति हो गई थी, तो वो अपना माल सरप्लस पैदा हो गया, उसको बेचने के लिए बाजार देखने के लिए आए थे और फिर यहाँ व्यापार करने लगे। मुगल शासन में ही उनको व्यापार करने की इजाजत मिली और धीरे धीरे अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करके 1757 में जो बंगाल का राजा था सिराजुद्दौला, वो नवाब था, उसको प्लासी के युद्ध में हराने के बाद वो धीरे धीरे शासक बने। अब आप देखिए 1757 से लेकर 1857 में जो विद्रोह हुआ था, जिसको आजादी की पहली लड़ाई बोलते हैं, 100 साल का फर्क है। 100 सालों में उन्होंने अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लिया और कई राजाओं के राज अपने राज में मिला लिए, सीधा कंपनी के राज के तहत हो गई, क्योंकि हिंदुस्तान में 600 से ज्यादा रियासतें थी। और फिर एक नीति ये आ गई कि जिस राजा के बेटे नहीं है उसका राज अंग्रेज अपने राज में मिला लें। झांसी की रानी, तात्या टोपे, ये सारे उदाहरण हमारे सामने बहुत से रहा। और धीरे धीरे जो किसानों का शोषण होता था बहुत ज्यादा, और हमारा जो कुटीर उद्योग था, जैसे ढाका की मलमल है और दूसरे जो कुटीर उद्योग थे, यानी गांव जो थे हमारे, ये सही है कि सामाजिक भेदभाव बहुत ज्यादा था, वर्ण व्यवस्था की, जातिवाद की जकड़ ज्यादा थी, लेकिन गांव में ही सारी चीजें अपने आप में वो स्वतंत्र था कि मतलब किसानी के साथ जितनी भी चीजों की जरूरत पड़ती थी, चाहे वो घड़े की जरूरत है, चाहे वो चमड़े के सामान की जरूरत है, लोहे की जरूरत है, सोने चांदी की जरूरत है, वो गांव में ही पूरी होती थी सारी। और गांव अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इकाई होते थे, स्वतंत्र इकाई होते थे। सामाजिक भेदभाव और वर्ण व्यवस्था की जकड़ तो बहुत ज्यादा थी, छुआछूत भी बहुत ज्यादा थी, उसको सब कुछ ठीक नहीं कह सकते, लेकिन एक ग्रामीण अपने आप में एक स्वतंत्र इकाई थी, ये सच्चाई। तो इन्होंने अपना उद्योग बढ़ाने के लिए, अपना माल बेचने के लिए हमारे कुटीर उद्योग पर उन्होंने हमला किया, यहाँ तक भी कारीगरों के हाथ कटवा दिए उन्होंने। मतलब ये स्थिति आई और एकदम पूरा यूरोप का सामान और औद्योगिक माल का जो है बाजार बढ़ गया और धीरे धीरे आर्थिक शक्ति पैदा कर ली उन्होंने, अपनी फौज में लोगों को भर्ती कर लिया और किसानों को बड़ी बुरी तरह से, आदिवासियों को, किसानों को, क्योंकि बड़े बड़े जागीरदार उनके तहत थे और जमीनों की ऐसी व्यवस्था की थी, लगान बहुत ज्यादा था और खूब उन्होंने लूटा पूरी तरह से, और लूट के जायदाद लेके अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया यूरोप में जाके, इंग्लैंड में जाके। और बताते हैं उस समय जो अंग्रेजों का उपनिवेश था उसमें सूरज नहीं डूबता था, इतना ज्यादा उपनिवेश था उनका। मतलब बताते हैं सब जगह राज था, ज्यादातर कॉलोनियों। तो ये स्थिति थी, तो लोगों में असंतोष पैदा हो गया, किसानों में, मजदूरों में और राजे रजवाड़ों में भी, और फिर सेना में भी असंतोष पैदा हो गया, क्योंकि वो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको वेतन भी ज्यादा मिलता था और उनके प्रमोशन भी होते थे। हमारे सिपाहियों का ना प्रमोशन होता था, ना वेतन ज्यादा मिलता था, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था। और जब ये कारतूस का मामला आया और पता लगा भाई इसमें सूअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल होता है, इससे जो असंतोष पहले से ही था हमारे सैनिकों में, उस असंतोष को बढ़ाने में ये चर्बी के कारतूस के मामला और ज्यादा बढ़ गया। तो इसलिए सबसे पहले सेना में ही विद्रोह हुआ। हमारे मंगल पांडे और दूसरे मेरठ और बैरक, वो जो बंगाल में है बैरकपुर, उस छावनी में विद्रोह हो गया और उधर किसानों में भी विद्रोह था, उधर राजाओं में भी विद्रोह था। तो ये सारा विद्रोह इकट्ठा होकर के ये आजादी की पहली लड़ाई जो ने लड़ी गई। हरियाणा में बहुत सी जगह जो ने बहुत अत्याचार अंग्रेजों ने किए और काफी अंग्रेज हमारे लोगों ने मारे भी। विशेषकर ये जो हिसार का इलाका था और हमारे भिवानी भी साथ लगता है, और इधर ये आपके पानीपत, करनाल और इधर ये जो है झज्जर, रेवाड़ी, इन इलाकों में बड़ा भारी विद्रोह पैदा हो गया था। और हमारे तमाम जो हिंदू मुस्लिम सब मिलके लड़े
और बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह घोषित कर लिया। तमाम लोगों ने, इवन फौज ने भी समर्थन कर दिया कि बहादुर शाह जफर हमारा बादशाह होगा। हरियाणा में बताते हैं अंग्रेजों ने उस समय 100 गांव में आग लगा दी और 20 गांव में बुलडोजर के नीचे जो ने लोगों को कुचल के मार दिया। झांसी की सड़क, लाल सड़क, वो प्रसिद्ध आदमी। और इसी तरह 15 गांव में तोपों से उड़ा दिया लोगों को। मतलब काफी लोग जो ने मारे गए, अंग्रेज भी मारे गए। इवन हिसार का डीसी जो ने वो रिजाइन कर गया, क्रांतिकारियों के साथ हो गया। मतलब कोई बेग बेग था जो। और यहाँ जो लाला हुक्म जैन और मुनीर बेग जो दोनों को फांसी तोड़ के आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए उन्होंने मुनीर बेग को तो जला दिया और लाला हुक्म जैन को जला दिया, तो हाँ दफना दिया और मुनीर बेग को जला दिया। तो इस तरह की वो हरकतें करते थे। यानी इतने ज्यादा अत्याचार, क्रूर अत्याचार, निर्मम हत्याएं और बड़ी भारी कुर्बानियां हमारे लोगों ने दी। और उससे फिर क्या है, अंग्रेज के दिमाग में यह आ गया कि भाई इस समय तो कुछ राजाओं का विद्रोह था, काफी राजा उनके पाड़े में भी थे। आज जो स्थिति हो रही है ना, ज्यादातर जो है ना वो एनडीए के पाड़े मारे, विपक्ष के भी कुछ लोग एनडीए के पाड़े मारे। वही स्थिति उस समय थी। ज्यादातर बड़े बड़े रजवाड़े वो अंग्रेजों ने अपने पक्ष में कर रखे थे, डरा के, धमका के, लोभ लालच दे करके। लेकिन कुछ लोग जो है वो सामने भी आए और उन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी और उन्होंने अपनी शहादतें भी दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, त्याता टोपे है, बहादुर शाह जफर है जिसको काले पानी में भेजा गया था, उसके बेटों को भी कत्ल कर दिया गया था। तो जब वो बोलने लगे बादशाह तेरे बेटों को मार दिया और तेरे आंखों में आंसू नहीं आ रहे, कहता बादशाह कभी आंखों में आंसू नहीं जाते थे। और उन्होंने मतलब ये आखिरी ख्वाहिश में जो है लोगों ने, वो अंग्रेजों ने, अधिकारियों ने पूछा आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, कहता 2 गज जमीन दिलवा देना जो है दफनाने के लिए, वो भी नसीब नहीं हुई थी। वो जो है वहां बर्मा में जो है रंगून में उनको दफनाया गया था। तो ये जो लोगों की एकता और विशेषकर हिंदू मुस्लिम की एकता, ये अंग्रेजों को खटकेगी कि आने वाले टाइम में अगर इनकी एकता रही तो ये जनता तुम्हें इस देश में रहने नहीं देगी। तभी से उन्होंने फूट डालने का कार्यक्रम बनाया। और आप ये देखो, वो आंदोलन इतनी बर्बरता से कुचला था उन्होंने कि 1857 के बाद आप ये देखो 1947 आ गया, 90 साल लग गए। 90 साल में तैयारी की गई। और जो आजादी के आंदोलन में जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस अकेली पार्टी नहीं थी, उसमें तमाम लोग शामिल हुए जो समाजवादी विचारधारा के थे, कम्युनिस्ट थे, सोशल डेमोक्रेट थे, तमाम जो जितने भी जो ने विचारधारा थी अपने देश में, वो सारे लोग थे। और किसान मजदूरों के बड़े बड़े संगठन वो इकट्ठे होकर के एक प्लेटफार्म बना था, यूनाइटेड फ्रंट बना था कि कारखानेदार भी हिंदुस्तान का ये चाह रहा था अंग्रेज जाएं, किसान भी ये चाह रहा था अंग्रेज जाएं, मजदूर भी ये चाह रहा था अंग्रेज जाएं, देश के नौजवान और छात्र महिलाएं भी ये चाह रहे थे अंग्रेज जाएं। तो अंग्रेजों के खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट बना था। उससे पहले किसी की हिम्मत नहीं थी कोई ऐसा संगठन बनाने की। 1885 में अंग्रेज अधिकारी हुमे उसने स्थापना इस बात के लिए की थी कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर इस तरह से गुस्सा बढ़ता गया देश की जनता का तो एक दिन फिर विस्फोट हो जाएगा। उस गुस्से को सीमित रखने के लिए जैसे कुकर की हवा निकलती है, थोड़ी सी भड़ास निकल जाए, थोड़ा सा गुस्सा निकल जाए तो उसमें वो लंबा चल सकता है। तो अंग्रेजों को एप्लीकेशन दे करके, रिक्वेस्ट करके कोई ऐसा संगठन तैयार हो जाए जो ज्यादा मिलिटेंट भी ना हो, ज्यादा क्रांतिकारी भी ना हो, समाज व्यवस्था बदलने और आजादी लेने का नारा भी ना हो, एप्लीकेशन विनय प्रार्थना करके इनकी छोटी मोटी समस्याएं हल हो जाएं। उस उद्देश्य से 1885 में बॉम्बे में पहला
अधिवेशन WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। उसमें मालूम है डेलीगेट कौन गए थे? उसमें डेलीगेट गए थे बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े रजवाड़े, शहरों के बड़े बड़े साहूकार, 72 के आसपास डेलीगेट गए थे। उस समय मुरली धर्मवाला से हमारे डेलीगेट गए थे बड़े लाला। तो ये उसकी स्थिति थी। धीरे धीरे वाद विवाद बढ़ता गया और अंग्रेज भी जो ने ज्यादा अत्याचार करने लगे, तो वो संस्था जो एक उदारवादियों की खड़ी की गई थी, गोपाल कृष्ण गोखले उसके नेता थे, वह संस्था धीरे धीरे क्रांतिकारियों की और देश में अंग्रेज ना रहे उन साथियों की बन गई, जिसमें रेफरेंस आता है बाल लाल पाल। लाला लाजपत राय पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक जो महाराष्ट्र से थे, विपिन चंद्र पाल जो बंगाल से थे। वो फिर धीरे धीरे क्रांतिकारियों की वो संस्था बढ़ने लगी और आंदोलन जो है वो तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गया। फिर मतभेद हो गए। 1907 में सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और मिलिटेंट के बीच में मतभेद हो गए और वो कांग्रेस जो है एक तरह से टूट गई, आंदोलन कमजोर हो गया। धीरे धीरे चलता रहा। फिर इस दौरान में बंगाल का विभाजन कर दिया, बंग विभाजन, उसको लेके देश की जनता फिर तेजी के साथ आंदोलन करने लगी और विदेशी वस्त्रों का बायकॉट कर दिया और वो बंगाल विभाजन के खिलाफ बड़ी तीव्र भावना पैदा होगी, क्योंकि वो बंगाली कल्चर थी। हिंदू भी वो बंगाली बोलते थे, बंगाली कल्चर में थे, मुस्लिम भी बंगाली बोलते थे, बंगाली कल्चर को मानते थे। उसके खिलाफ बहुत बड़े आंदोलन देश में हुए और फिर 1915 में महात्मा गांधी देश में आ जाते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी वकालत करने गए थे। वहां अश्वेत भारतीयों की वो देख करके, वहां के अश्वेत लोगों की समस्याएं देख करके, प्रवासी भारतीयों के साथ जो अत्याचार होता था, वो एक संगठन उन्होंने बना लिया और बड़ी भारी लड़ाई उन्होंने लड़ी। उनके पास एक तजर्बा था कि शासक वर्गों के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन, व्यापक तैयारी, उसी से दबाव डाला जा सकता है। उनका एक अनुभव था और 1915 में वो भारत में आ जाते हैं और उसके बाद 2 साल तक पूरा भ्रमण करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, संस्कृति की, अलग अलग भाषाओं की, अलग अलग रहन सहन की। और पहला आंदोलन चंपारण में जाते हैं, जहां किसान नील की खेती करते थे। ये बंगाल, बिहार का इलाका, उड़ीसा का इलाका, वहां अंग्रेज नील की खेती किसानों से करवाते थे, अनाज से भूखा मर जाते थे और नील को दोनों सस्ते दामों में खरीद करके मजबूर करते थे। तो बिहार के चंपारण में पहला आंदोलन गांधी जी ने किया और नील के किसानों को दोनों जागृति पैदा की। और फिर धीरे धीरे ये जो ने देश के अंदर जो ने रोल टैक्स आ गया, सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, प्रदर्शन नहीं कर सकते, उसके खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ। और रोल टैक्स के बीच में ही और एक आंदोलन था, होम रूल मूवमेंट का आंदोलन था, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने पूरे देश में आंदोलन जो ने तेज किया था। हमारे इस इलाके में पंडित नेकीराम शर्मा जो थे, वो होम रूल मूवमेंट के नॉर्थ इंडिया में पहले नेता थे, जो गिरफ्तार हुए थे और उनके ऊपर मुकदमा चला था। और उस समय उन्होंने बॉम्बे में भाषण दिया तो बाल गंगाधर तिलक उसकी भाषण से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, पंडित जी मुझे हिंदी सिखाइए, आपकी हिंदी बहुत बढ़िया है। तो इस इलाके में वो बड़े नेता थे उस समय होम रूल मूवमेंट के। तो उसके बाद फिर ये रोल टैक्स आ गया। रोल टैक्स के खिलाफ प्रदर्शन, सभाएं होने लगी और पंजाब में महात्मा गांधी को आना था। पलवल में उनको गिरफ्तार कर लिया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जनरल डायर ने, जनरल ओ डायर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, उन्होंने आदेश दिया कि वहां 2-3 नेता गिरफ्तार कर लिए थे। डॉक्टर किचलू और 1-2 नेता और थे, सतपाल, वो गिरफ्तार कर लिए थे। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा हो रही थी उस बाग में, चारों तरफ दीवार थी, बड़ी बड़ी दीवारें थी और वहां लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी। और एक हंटर कमीशन बना था, उसने रिपोर्ट ये दी थी, भाई 382 लोगों को मारा है, 381।
तो और अपुष्ट खबर ये थी कि 1000 लोग उसमें मरे, 220 हिंदू थे, 94 सिख थे, 65 के आसपास मुस्लिम थे, 6-7 की पहचान नहीं हुई, और उसमें काफी बच्चे और महिलाएं भी मारी गई थी, कुछ कुएं में गिर गई थी महिलाएं जो ने। तो ऐसा अत्याचार जो पूरे देश में शोक की, गुस्से की लहर फैल गई पूरे देश में, और जो ने रविंद्रनाथ टैगोर ने जो नाइटहुड अवार्ड मिला था उसको वापस कर दिया, और पूरे देश में एक चिंगारी फैल गई कि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। उसके विरोध में बड़ा भारी गुस्सा हुआ, और ये भगत सिंह और आपके उधम सिंह, इन लोगों ने कसम खाई, उधम सिंह ने, कि हमारे लोगों पर अत्याचार करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। और वो जो ने जनरल डायर तो पहले ही मर चुके थे, जनरल ओ डायर को जाके 1939 में जो है उन्होंने वहां उनको 1940 में 13 मार्च 1940 में गोली मारी थी, 31 जुलाई 1940 को उसको फांसी तोड़ दिया था। भगत सिंह और ये आपका उधम सिंह, ये गदर पार्टी जो हमारे पंजाब के साथियों ने जाके और वहां अमेरिका में जो बनाई थी, वहां चंदा करके हथियार खरीदते थे कि हिंदुस्तान में जाकर के अंग्रेजों को खिलाफ हम जो है संघर्ष करेंगे, सशस्त्र क्रांति करेंगे। वो उससे काफी प्रभावित थे। इस दौरान में एक दुनिया में बहुत बड़ी घटना होती है। 1917 में रूस में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति आ जाती है, और किसान और मजदूर ने राजा के खिलाफ क्रांति करके वहां मजदूर किसान का राज्य स्थापित कर लिया जाता है। उस क्रांति से दुनिया का पूंजीपति बहुत डर गया, उस क्रांति का भूत उसके सवार हो गया, और पहली बार किसी क्रांति से ये नारे निकले थे। उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था दुनिया में। पहली बार ये कहा कि राज्य कल्याणकारी होता है, वेलफेयर स्टेट होता है, और उसकी ड्यूटी होती है शिक्षा की, चिकित्सा की, सर्विस की, हाउसिंग की, बुढ़ापा सुरक्षा की। ये उस राज्य की ड्यूटी होती है कि वो अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए। ये जब लागू किया तो पूरी दुनिया के जो विकसित देश थे, इंडस्ट्रियलिस्ट देश थे, उन्होंने उस क्रांति से डर के अपने संविधानों में वेलफेयर स्टेट के नाम घुसेड़ दिए। ये काम हम भी कर देंगे, और मजदूरों को भी अच्छे वेतन देने लगे, ताकि वो मजदूर यूनियनें क्रांति ना कर सके और जो है रिवॉल्यूशन ना कर सके। ये पूरा भूत सवार हो गया यूरोप में, क्रांति का भूत, भाई ये क्या आ गया। उससे भी क्रांति हुई, उससे हमारे देश के नौजवान साहित्य पढ़ करके, मार्क्सवाद पढ़ करके, उस क्रांति से प्रभावित होके आजादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सेदारी शुरू कर दी। पंजाब के युवा, बंगाल के युवा, महाराष्ट्र के युवा, और उन्होंने एक संगठन बना लिया, वो क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, रिपब्लिक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सोशलिस्ट शब्द बाद में जोड़ा था उन्होंने, जिसके कमांडर थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद लाड़ी, बिस्मिल खान, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, ये तमाम लोग उसके मेंबर थे जितने क्रांतिकारी थे, विजय सिन्हा। तो उनका उद्देश्य ये था कि हिंदुस्तान में हम रशिया की तरह मजदूर किसान का राज स्थापित करना चाहते हैं। और ये बात भगत सिंह ने जब 8 अप्रैल 1929 को 2 बिल आ रहे थे पार्लियामेंट में, एक आ रहा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो मजदूरों के अधिकारों पर अंकुश लगाया जा रहा था, और एक आ रहा था पब्लिक सेफ्टी बिल जो आज हमारे देश में यूएपी आ रहा है। और अभी हरियाणा सरकार ने संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक पास किया, कानून बना दिया कि आंदोलन में कोई संपत्ति का नुकसान होता है तो आंदोलनकारियों से, उससे हमदर्दी रखने वालों से, उसकी सलाह देने वालों से वसूली की जाएगी। इस तरह से वो पब्लिक सेफ्टी बिल था कि कोई प्रदर्शन नहीं करेगा और जो है कोई आंदोलन नहीं करेगा। ये 2 बिल जो ना अंग्रेज नेशनल असेंबली दिल्ली में थी, उस समय ये बिल आए थे। तो उस समय भगत सिंह और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन के साथियों ने, रिपब्लिक के साथियों ने योजना बनाई कि हम एक ऐसा बम फेंकेंगे जिससे
कोई नुकसान नहीं हो और अंग्रेजों के जो कानून पैरे हो गए, हिंदुस्तान की जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको हम अपनी आवाज सुनाएंगे और हम भागेंगे नहीं, पर्चे बांटेंगे और कोर्ट में बयान देंगे कि हम क्या चाहते हैं इस देश में। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ड्यूटी लगाई, उससे पहले एक और साथी की ड्यूटी लगी थी, फिर दोबारा मीटिंग करके कहा कि नहीं, भगत सिंह को भेजेंगे, भगत सिंह जिस ढंग से कोर्ट में बोलेगा, बयान रखेगा, उसमें वो स्पष्ट रूप से रख देगा, क्योंकि उनकी यहाँ के अंग्रेज के अखबार, यहाँ के पूंजीपतियों के अखबार उनके आंदोलन की बात नहीं छापते थे। जैसे आज हमारे आंदोलन में जो ट्रेड यूनियन है, किसान है, वो बहुत कम बातें उनकी आती हैं, पूंजीपतियों की सरकार की ज्यादा बातें आती हैं। तो उन्होंने जब बयान दिया, भगत सिंह से कहा कि तुम क्या चाहते हो भगत सिंह ने कहा कि हम हिंदुस्तान में गैर बराबरी खत्म करना चाहते हैं, एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण न करे, ऐसे समतावादी समाज व्यवस्था बनाना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि लॉर्ड कर्जन की जगह पुरुषोत्तम दास टंडन आ जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा नीतियों का। हम ऐसा नहीं चाहते, हम देश में किसान मजदूर का राज स्थापित करना चाहते हैं। ये भगत सिंह के उस कोर्ट में बयान थे साथियों। इसीलिए उन्होंने सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम रखा था अपने संगठन का। और इसी तरीके से कुछ लोग बाहर निर्वासित थे आजादी की लड़ाई में, वो दोनों रूस पहुंच गए, उसमें कई साथी मुस्लिम भी थे, हिंदू थे, और 1920 में जाकर के उन्होंने वहां ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वो करते हैं कि हिंदुस्तान में अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई तेज करके हम रसिया की तरह किसान मजदूर का राज लाना चाहते हैं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं। ये वहां 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है। और फिर 1921 में एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियन नेता थे, अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। उस अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी बहुत क्रांतिकारी साथी थे, और जो ने वो मस्जिद के वो क्या बोलते हैं, वो जो नमाज अदा करते हैं, इमाम थे वो उन्होंने इंकलाब का नारा दिया था सबसे पहले। और 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में चेटियार जो मद्रास से ट्रेड यूनियन नेता थे मजदूरों के, और हसरत मोहानी ने हिंदुस्तान में कंप्लीट रिवॉल्यूशन का प्रस्ताव रखा था सबसे पहले 1921 में। पूर्ण आजादी चाहिए भारत को। उस समय जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, गांधी समेत, वो ये कहते थे अभी पूर्ण आजादी का समय नहीं आया, वो डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे, कुछ स्वायत्तता मिल जाए। और वो पूर्ण प्रस्ताव आजादी का 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में रखा था, वो 1929 में लाहौर अधिवेशन में पास हुआ था। और हर साल फिर 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। आगे जितने भी जो कांग्रेस अधिवेशन हुए, ये प्रस्ताव 1921 में उन्होंने रख दिया था। इस दौरान में 1920-21 में असहयोग आंदोलन, और फिर 1929 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें लाखों लोग इसमें शामिल हुए थे। नौकरियां छोड़ दी, इंस्टीट्यूशन छोड़ दिए, छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और ये जो यूनाइटेड फ्रंट बना था, उस समय मतभेद भी बहुत हुआ करते, उसमें उसी कांग्रेस में से सोशलिस्ट कांग्रेस बन गई थी, कुछ लोगों ने स्वराज पार्टी बना ली थी, और ये विचारधारा के भी बड़ा गहन वो जो चला हुआ था। सुभाष चंद्र बोस और जो है जवाहरलाल नेहरू, ये वामपंथी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते थे। जयप्रकाश नारायण, लोहिया, और ये आपके जो है नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव, ये तमाम वामपंथी विचारधारा को रिप्रेजेंट करते थे। और 1938 में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के उम्मीदवार को हरा के कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता है। उस समय वामपंथी विचारधारा डोमिनेट करती थी, समाजवाद की विचारधारा डोमिनेट करती थी। और इसी दौरान हिंदुस्तान में, इसी दौरान अलग अलग इलाकों में बहुत बड़े बड़े किसान आंदोलन शुरू हुए थे। बंगाल में थे बागा आंदोलन, जो अनाप शनाप की बेगार और लूट चलती थी अंग्रेजों के द्वारा, उसके खिलाफ आंदोलन। महाराष्ट्र में आदिवासियों का आंदोलन, जो जंगल और जमीन के लिए, हकों के लिए वो लड़े थे।
और इसी तरह तेलंगाना एक क्षेत्र है जहां हथियारबंद आंदोलन वामपंथियों के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया था। 4000 किसान शहीद हुए थे उस आंदोलन में। अभी हमारे जो मेजर जयपाल सिंह थे, इंडिया की मिलिट्री से बगावत करके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। वहां किसानों को हथियारबंद ट्रेनिंग देते थे। निजाम जो था हैदराबाद का, उसकी सेना के खिलाफ आंदोलन था। पुनप्पा वायलर आंदोलन केरल के अंदर था। इसी तरह सुरमा वैली आंदोलन था आसाम के अंदर। इसी तरह पंजाब में किसानों का आंदोलन था। हमारे इलाके में 1928 में जो जागीरदार था सिकंदर बंधु हांसी के आसपास, जो उनको जागीर में मुरब्बे मिले थे मराठों को हराने की एवज में, यहाँ पंडित नेकीराम शर्मा और चौधरी लाजपत राय अलगपुरा ने यहाँ बड़ा आंदोलन खड़ा कर रखा था और 20-22 गांवों को जमीनें दिलाई थी। उस समय किसान दो लड़ाई लड़ रहे थे। एक लड़ाई तो जागीरदार के खिलाफ थी, बड़े जमींदार के खिलाफ थी, और ये नारा दिया था कि भूमि जोतने वालों को मिले, जोतने वाले की जमीन हो। जो गरीब लोग हैं, जो बेजमीने लोग हैं, जो मुजारे हैं, जो सदियों से बोते आए उनके माँ बाप, जमीन उनको होनी चाहिए, ये नारा था उस किसान आंदोलन का। और 1936 में जवाहरलाल नेहरू और स्वामी सहजानंद और रंगा थे आंध्र प्रदेश के बहुत बड़े किसान नेता, इन तमाम लोगों ने मिलकर किसान सभा बनाई थी। 1936 में लखनऊ में उसका पहला अधिवेशन हुआ था। 1920 में ट्रेड यूनियन बन जाती है तक मजदूरों का संगठन। और 1908 में जब बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था तो पूरे बॉम्बे में हड़ताल हुई थी मजदूरों की, और दोनों उस बाल गंगाधर तिलक को जो रिलीज करवाने के लिए, वो मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी 1908 में। और उसके बाद ये इस तरह से आंदोलन चलता रहा साथियों। और अंग्रेज सबसे ज्यादा जो समाज व्यवस्था बदलना चाहते थे, जो प्रगतिशील लोग थे, जो वामपंथी लोग थे, उनके ऊपर बहुत बड़े मुकदमे चलाए थे। लाहौर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, और सैकड़ों साथियों को फांसी लटकाए थे और जो ने गिरफ्तारियां की थी, आजीवन कारावास हुआ था। इस लड़ाई के अंदर बहुत बड़ी कुर्बानियां थी। और 1946 में नेवी ने बगावत कर दी थी और उन्होंने 3 झंडे लगाए थे। एक झंडा कांग्रेस का था, एक झंडा मुस्लिम लीग का था, एक झंडा कम्युनिस्टों का था, लाल झंडा। कांग्रेस ने उनकी मदद नहीं करी, मुस्लिम लीग ने मदद नहीं करी, लेकिन कम्युनिस्ट वहां बॉम्बे के अंदर तमाम मजदूरों की हड़ताल को लेकर के नेवी में तो बगावत की थी, उसके साथ मिलकर बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था हिंदुस्तान में। तभी अंग्रेजों ने सोचा कि स्थिति बदल रही है, सेना बगावत कर रही है, नेवी बगावत कर रही है, मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि नेतृत्व जो है वो क्रांतिकारियों के हाथ में आ गया तो तुम्हारी पूंजी भी जब्त करेंगे, तुम्हें यहाँ भगाएंगे भी, आजादी समझौते से नहीं होगी। तो तुरता फुर्ती उन्होंने जो है वो जो है समझौता कर लिया आजादी का। उससे पहले मैं और बताना चाहता हूं, बस 2-3 मिनट और अपनी बात बता के खत्म करूंगा। इस दौरान में साथियों मैंने बताया कि एक विचारधारा सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, कांग्रेसी वो यूनाइटेड फ्रंट पर लड़ रहे थे देश की आजादी के लिए। एक धारा ये भी थी कि उसी दौरान 1857 के बाद अंग्रेजों ने ये देख लिया कि इस देश में धर्म के आधार पर फूट नहीं डालोगे तो राज चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई बड़े बड़े रजवाड़ों से, आगा खान जैसे लोगों से, और फिर हिंदू महासभा बनवाई और 1925 में आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वो बनवाया। और वो अंग्रेजों के आंदोलन में साथ थे, आजादी की लड़ाई में कभी शामिल नहीं हुए। जैसे ही आजादी का आंदोलन धीमा पड़ता था वो हिंदू मुसलमान का दंगा करवा देते थे और जो है आपस में मारकाट करवा देते थे। और सबसे पहले वीर सावरकर, जिसको ये वीर बोलते हैं, क्रांतिकारी बोलते हैं, एक समय में वो क्रांतिकारी था। सलूदर जेल में जब गया तो वो दूसरी विचारधारा, हिंदू महासभा की विचारधारा उसने पकड़ ली और माफी मांग के 10 साल के बाद 60 रुपए पेंशन लेके आया। और उसने चिट्ठियां लिखी ऑन रिकॉर्ड इंग्लैंड की महारानी को कि महारानी जी, हम आपके
सारी बातें उसमें जो है रिकॉर्ड है। बल्कि वहां ऊना के आसपास एक जगह है, वहां उसने एप्लीकेशन भी दी है एक अधिकारी का कि मेरी पेंशन थोड़ी है, कुछ बढ़ाई जाए। तो उसने कहा कि मेरी भी नहीं है 60 रुपए, तो मैं आपकी कैसे बढ़ा सकता हूं। ये ऑन रिकॉर्ड लाइब्रेरियों में, म्यूजियम में रिकॉर्ड है। वही जिसको ये जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, और कोई नेता इनका लड़ने वाला नहीं है। ये कहते थे कि हम अंग्रेजों के खिलाफ अपनी शक्ति जाया क्यों करें, हम तो मुसलमान भी आक्रांता है इस देश के, उनको भी निकालना चाहते हैं। ईसाई जो अंग्रेज लाए उनको भी निकालना चाहते हैं, तभी सच्ची आजादी हमारी मिलेगी। हिंदू देश में रहेंगे तभी असली आजादी मिलेगी, ये बोलते हैं। इनके बड़े नेता जो ने मुसोलिनी इटली के थे, वहां ट्रेनिंग के लिए गए और जो ने हिटलर से ट्रेनिंग लेके आए, और उसी पैटर्न पर फिर ये आरएसएस की स्थापना की थी। आरएसएस और मुस्लिम लीग, आरएसएस के जो वीर सावरकर थे 1923 में उन्होंने, उस समय जिन्ना की मांग नहीं थी, जिन्ना ने अलग पाकिस्तान उस समय नहीं मांगा था, वो कांग्रेस में ही थे। 1923 में वीर सावरकर ने किताब लिखी, उसमें कहा कि इस देश में 2 राष्ट्र हैं, एक हिंदुओं का राष्ट्र है, एक मुसलमानों का राष्ट्र है। और ये बात फिर जिन्ना ने उसी थ्योरी से पकड़ ली और देश में दंगे करवा करके, क्योंकि अंग्रेज चाहता ही था कि इस देश का बंटवारा हो जाए धर्म के आधार पर, ये कमजोर हो जाए, आजादी भी मिल जाएगी तो दोबारा तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। तो ये सांप्रदायिकता का जो जहर है, ये अंग्रेजों ने नस नस में डाल करके ये देश का जो ने तुड़वा दिया, दंगे फसाद कर दिए। उसके बावजूद भी कुछ नेता इस बात से सहमत नहीं थे। अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी बोलते हैं, वो पठानों का नेता था जिसको भारत रत्न भी मिला था। उसने ये कांग्रेस की वर्किंग कमेटी जो है 3 जून 1947 को बैठी, हालात खराब थे, कहा कि भाई ये तो बंटवारा करना ही पड़ेगा, तो प्रस्ताव पास कर दिया। मौलाना आजाद भी खिलाफ थे अलग पाकिस्तान के बनने के। जब प्रस्ताव पास कर दिया, नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया। नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया तो मौलाना इसलिए नहीं बोला कि वो नेहरू की बहुत इज्जत करता था, अपना नेता मान के उसका विरोध नहीं किया। लेकिन अब्दुल गफ्फार खान ने खड़े होकर ये कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, गांधी जी से पूछा है, हमें भेड़ियों के सामने क्यों फेंक रहे हो, तुम ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो, 2 साल के बाद आजादी मिल जाएगी। ये अब्दुल गफ्फार खान ने खड़े होकर के उस प्रस्ताव का विरोध किया था, और महात्मा गांधी से पूछा भी नहीं कहा। नहीं तो महात्मा गांधी ये कहते थे कि देश के टुकड़े मेरी लाश पर होंगे, देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। और एक हिंदू, सनातनी हिंदू होने के बावजूद भी जैसे वो अपने धर्म का सम्मान करता था, उसी तरह मुस्लिम धर्म का भी सम्मान करता था। जब देश 1947 में दोनों आजादी मिल गई, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए, तो गांधी जी हिंदू और मुसलमान की लड़ाई हो रही थी, कलकत्ता पहुंच गए, नौखाली में पहुंच गए, भूख हड़ताल कर दी उन्होंने कि ये तुम क्या कर रहे हो, देश को इस तरह से मत तोड़ो। और वो भूख हड़ताल करके हिंदू मुसलमान की एकता बना रही थी। वही उन लोगों ने जिन्होंने हिंदू मुसलमान को लड़वाया, दंगे करवाए, इस देश में बंटवारे का आधार पैदा किया, उन्हीं लोगों ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी। महात्मा गांधी की नथुराम गोडसे ने तो आरएसएस का आदमी था, और उसके बाद पटेल ने इनके ऊपर बैन लगा दिया, और बैन लगाने के बाद ये गिड़गिड़ाए। गुरु गोलवलकर साहब इनके सेकंड संचालक थे, कहने लगे आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे, और शर्तें मानी कि हम राजनीति नहीं करेंगे, सांस्कृतिक संगठन रखेंगे, हमारे आरएसएस का संविधान बनाएंगे, जनतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाएंगे। ये सारी बातें इन्होंने उसमें मानी हुई है, ऑन रिकॉर्ड है। तब जाके पटेल ने ये बैन हटाया था। ये हालत इनकी थी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज ये नीति नियोता बने हुए हैं, देश के शासक बने हुए हैं। आजादी के आंदोलन से, देश की साझी विरासत से, देश के शहीदों की कुर्बानी से इनको कोई वास्ता नहीं है। इन लोगों का कोई नजदीक भी नहीं फटे थे। ये देश में फूट डाली थी और इन्होंने सांप्रदायिक दंगे करवाए थे मुस्लिम लीग और इन लोगों ने। अब स्थिति क्या है कि देश के हालात इस तरह से हो गए कि एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी कांग्रेस, वो शुरू में तो आजादी के आंदोलन से निकले हुए थे। संविधान भी बना, बराबरी के आधार पर संविधान बना, देश धर्मनिरपेक्ष बना,
और ये कहा कि पाकिस्तान मजहबी हो गया, उसके बावजूद भी हमारे देश में अनेक धर्म हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक जातियां हैं। हम ऐसा संविधान बनाएंगे कि सबको मौका बराबर का मिले और देश एक धर्मनिरपेक्ष बने। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है राज के सामने धर्म कोई मैटर नहीं है, धर्म व्यक्तिगत मामला है। कोई भी राज के सामने व्यक्ति आएगा तो वह नागरिक की हैसियत से उसकी समस्या हल करेगा। ये होता है धर्मनिरपेक्षता का मतलब। तो ये धीरे धीरे अब देखिए आप भूखमरी के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ, किसानों के हित के लिए, अब 1965 की बात है जब पाकिस्तान ने हमला किया था, उस समय हमारी सेनाओं ने उसको लाहौर तक खदेड़ दिया और फिर अमेरिका बीच में आ गया। उसने धमकी दी कि मैं PL 480 गेहूं नहीं भेजूंगा तुम्हारे देश में, तुम पाकिस्तान से बातचीत करो और समझौता करो। लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय नारा दिया था जय जवान जय किसान। वो नारा क्यों दिया था कि जवान हमारी सुरक्षा करेंगे और जो है किसान अन्न पैदा करेंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे देश को, हमें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। और उस समय कहा था कि तुम क्या एहसान करते हो, तुम्हारे PL 480 को अपने पास रखो और हमारे देश के लोग एक दिन व्रत रख करके इतना अनाज बचा लेंगे। ये शास्त्री जी ने कहा था। बाद में शास्त्री जी की बताते CIA के द्वारा हत्या भी की गई ताशकंद में। वो बहुत रहस्यमयी जो ने मौत थी उनकी, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। इसी तरह परमाणु वैज्ञानिक भाभा की भी एक जहाज में हत्या हुई थी, वो भी CIA ने करवाई थी कि कहीं भारत परमाणु शक्ति ना बन जाए। और परमाणु शक्ति के लिए शास्त्री जी ने घोषणा कर दी थी कि जल्दी हम परमाणु शक्ति बन जाएंगे। ये बातें जो ना उनके उल्ट पड़ गई। वहां का राष्ट्रपति कटुता बरता था शास्त्री जी से। और उससे पहले नेहरू ने भी अनाज में आत्मनिर्भरता पैदा करने के लिए पंतनगर में सबसे पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई, फिर पंजाब में लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई, बड़े बड़े बांध बनाए, बड़े बड़े इस्पात के कारखाने बनाए। और जो ने रशिया ने मदद करी, फिर इंग्लैंड ने भी, जर्मनी ने भी मदद करनी पड़ी थी। ये देश का 1956 में LIC का राष्ट्रीयकरण किया गया, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया टाटा से लेकर के, और 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और 1969 में जो रजवाड़ों को पेंशन मिलती थी वो पेंशन खत्म की, सरकारी खजाने में बोझ था। ये जो ने क्रांतिकारी कदम उस दौरान में उठाए थे। FCI बना, वाटर वर्क्स बना, बिजली का जो नेशनलाइजेशन हुआ, रोडवेज का नेशनलाइजेशन हुआ। ये तमाम कदम हिंदुस्तान में पब्लिक सेक्टर जो सबसे मजबूत बना और प्राइवेट पूंजी भी उनके साथ लग करके बहुत उन्होंने कमाया। ये चीजें उस समय आजादी के आंदोलन से निकली थी साथियों, और एक अच्छा संविधान बना था। हमारी संस्थाएं इंडिपेंडेंट रूप से खड़ी हुई थी, जुडिशरी भी अपना रोल अदा कर रही थी, विधायिका भी अपना रोल अदा कर रही थी, और जो कार्यपालिका भी अपनी हद में रहती थी। ये तमाम चीजें हुई। और उसके बाद ये 1980 के बाद जब से IMF लोन देने लगे, उसकी शर्तें मानने लगे, और 1991 में हालात खराब हो गई, नरसिंह राव आ गए, उदारीकरण की नीतियां लागू करनी शुरू कर दी, प्राइवेट शुरू कर दिया। ये तमाम चीजें करने के बाद वही कांग्रेस पार्टी जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, वो प्रो कॉर्पोरेट होगी, बड़े बड़े पूंजीपतियों की तरफ देखने लगी। आम जनता की उसने उपेक्षा कर दी। उस समय मंडल आयोग था, उसका विरोध कर दिया, वो सरकार तुड़वा दी, बाबरी मस्जिद तुड़वा दी। इससे कांग्रेस जो है वो जनता से कटने लगी। और फिर ये जो 2004 से 2009 तक बहुत भारी भ्रष्टाचार हो गया, भयंकर बेरोजगारी होगी, लगातार महंगाई बढ़ती रही। कांग्रेस से देश की जनता नाराज हो गई और अलग थलग हो गई। उस समय पूंजीपतियों ने यह सोचा कि इस देश में वामपंथी आ जाएंगे, प्रगतिशील लोग आ जाएंगे तो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका 2 बार तजुर्बा हो चुका था। 1989 में VP सिंह सरकार के टाइम, उस समय निजीकरण लागू नहीं होने दिया, बीमा का निजीकरण नहीं होने दिया। और फिर 1996 में देवगौड़ा सरकार में 2 बड़ी पार्टियां कॉर्पोरेट की सत्ता से बाहर थी, BJP और कांग्रेस, और उस समय बीमा का निजीकरण नहीं होने दिया। तब से उन्होंने ये दिमाग में रख लिया कि ये प्रगतिशील और वामपंथियों को कभी भी सरकार में हिस्सेदारी नहीं करने देती, ये उदारीकरण का कार्यक्रम तुम्हारा लागू नहीं करने देते। और फिर 2012 में पूंजीपति अहमदाबाद में इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इस 15 साल मोदी ने उनकी बहुत सेवा की,
वहां उनको सस्ती बिजली, सस्ते लोन और सस्ती लेबर, वहां कारखाने में यूनियन नहीं बनाने दी। पूरे देश का पूंजीपति ने कहा कि मोदी को ले आओ देश में और गुजरात मॉडल लागू करके ये देश की सेवा करेगा। और उसके तो पूरे के पूरे पैसे दिए, जहाजों का प्रबंध किया, रैलियों का प्रबंध किया और टेलीविजन बड़े बड़े कॉर्पोरेट के हैं उसके लाइव भाषण दिखाए और जो ने बाकायदा रैलियां दिखाई। और जिस तरह आज ये 10 दिन से माहौल बना दिया, झंडा झंडा, जिस झंडे का इन्होंने अनादर किया था, जिसको जलाया था आरएसएस हेडक्वार्टर पास तक ये झंडा नहीं फहराया। ये जो ने नीले रंग से नफरत करते हैं कि ये मुसलमानों का रंग है। और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया उसके पुतले जलाए इन लोगों ने कि ये संविधान तो विदेश से उठा के जाए, मनुस्मृति इस देश का संविधान है। ऐसे लोगों को कॉर्पोरेट की मदद से आरएसएस ने जो सांप्रदायिक एजेंडा देश में चलाया मंदिर और मस्जिद के नाम पर, इससे ताकत हासिल करके ये राज में बैठ गए। साथियों, ये कहानी है आरएसएस और कॉर्पोरेट दोनों मिल गए हैं। कॉर्पोरेट लूट रहा है, आरएसएस जनता में फूट डाल रहा है, दोनों की दोस्ती है। ये हम लोग भगत सिंह के वारिस, अब्दुल गफ्फार खान के वारिस, अशफाकुल्लाह के वारिस, महात्मा गांधी के वारिस, अंबेडकर के वारिस आराम से देख रहे हैं तमाशा। ये नहीं हो सकता। इस देश में धर्म और जाति पर दंगे नहीं हो सकते। इस देश में मजदूर का शोषण नहीं हो सकता। इस देश में किसान का शोषण नहीं हो सकता। हम लड़ेंगे और वो भगत सिंह का सपना आजादी का उसको पूरा करेंगे। इन्हीं सबको के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।